Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है एक टॉपिक, इससे पहले हम लोग जो है वो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो कि आपको प्ले लिस्ट पे देखने को मिलेगा वो पढ़ चुके हैं, दोनों लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये थर्ड लेक्चर है जिसमें से टॉपिक जो है सरफेस टेंशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन के बाद फिर मूव करेंगे और आप पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद कैपिलरी एक्शन। इस तरह से आज जो है वो हम लोग थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलकर के हमारा डिप्लोमा 4 सेमेस्टर का जो है फर्स्ट यूनिट हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकेंड यूनिट के तरफ। तो देखिए बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए सरफेस टेंशन जो है स्टूडेंट ये एक सरफेस फेनोमेना है जो कि कहाँ पे दिखेगा आपको, तो एक सरफेस के ऊपर दिखेगा। सरफेस कैसा, किसका सरफेस होगा? तो जो सरफेस होगा वो कैसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक बकेट में आप पानी फिल किए, बकेट में पानी फिल किए, या फिर आप देखते होंगे पॉन्ड में आपका वाटर है, तो वाटर का एक सरफेस होगा जिसको आप फ्री सरफेस बोलते हैं। तो फ्री सरफेस जो है वाटर का वो किसके कांटेक्ट में होगा? तो फ्री सरफेस आपका गैस के कांटेक्ट में है। तो उस फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल भी जो एक्सपीरियंस करेंगे वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। जो ऊपर का फ्री सरफेस होगा वो कैसा नजर आएगा? तो एक आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड, खींचा हुआ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा नजर आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस में टेंशन होना, सरफेस में खिंचाव होना, उसी को क्या बोलते हैं? सिंपली सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैसा फेनोमेना है? ये एक आपका जो है वो सरफेस फेनोमेना है। तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स। ये क्या होता है? एक टेंसाइल फोर्स होता है, एक टेंसाइल फोर्स होता है। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग, ये मेन पार्ट है डियर स्टूडेंट, acting on the surface of a liquid in contact with a gas। एक लिक्विड का किसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए? एक गैस के साथ। जैसे कि समझते हैं, एक मान लीजिए बकेट में आपका वाटर है, इस तरीके का वाटर है स्टूडेंट। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इस बकेट में, ये ऊपर वाला लेयर ये आपका क्या है? फ्री सरफेस है। ये क्या है? फ्री सरफेस। ठीक है, तो फ्री सरफेस ये आपका क्या हो गया? H2O वाटर हो गया, और इधर जो आपका है वो क्या है? आपका गैस है। तो गैस और वाटर के बीच में जो ये इंटरफेस है, इंटरफेस इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, इंटरफेस इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा ये जो फ्री सरफेस है बिहेव करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो देखिए क्या है? बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि किस में होगा? टेंशन में होगा। दो बातें आप याद रखिएगा, एक तो आपका होगा जब भी सरफेस टेंशन होगा तो आपका क्या हो सकता है? एक आपका लिक्विड होगा और दूसरा क्या होगा? गैस होगा। यानी कि इन बिटवीन कैसे होगा? द सरफेस टेंशन इन बिटवीन द इंटरफेस, याद रखिएगा अच्छे से, इन बिटवीन द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस, या क्या होगा? या इन बिटवीन टू इमिसिबल। देखिए टू इमिसिबल लिखा हुआ है, टू इमिसिबल लिक्विड। कैसा लिक्विड? टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखिए इमिसिबल का मतलब होता है जो लिक्विड आपका एक दूसरे के साथ लिक्विड आपका मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी भी सरफेस टेंशन जो होगा वो बिल्कुल भी सरफेस फेनोमेना है, कभी भी लिक्विड और लिक्विड के इंटरफेस पे नहीं होगा। लिक्विड और लिक्विड के इंटरफेस पे तभी होगा जब दोनों लिक्विड जो है वो इमिसिबल होंगे नेचर पे, मतलब दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या फिर एक दूसरा कंडीशन क्या है? किसके बीच में हो सकता है? लिक्विड होगा तो दूसरा क्या होगा? एक आपका गैस होगा। ठीक है, और भी आगे इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए सिग्मा नोटेशन है आपका सरफेस टेंशन का फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो 1 क्या होगा, T होगा। यानी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर का वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन का वैल्यू घटेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा भी होगा। टेम्परेचर का वैल्यू को आप घटा देंगे तो सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको और भी हम एक डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, तो आपका सरफेस टेंशन क्या है, अभी आपको बताया है। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज ए सरफेस फेनोमेना, जो कि आपका सरफेस पे होता है, फ्री सरफेस पे होता है, जो कैसे नजर आता है, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, खिंचाव की तरह नजर आता है। इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, देखिए किसी भी सरफेस के ऊपर ना, मान लीजिए आप कभी ब्लेड, जो शेविंग वाला ब्लेड रखते हैं, तो ब्लेड थोड़े टाइम तक तैरता है। क्यों तैर रहा है, क्योंकि जो सरफेस है आपका, वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, तो सारे टेंशन में है, सारे टेंशन में है। जैसे कि आप इसको समझने के लिए, जो हमारा देश है, हमारे देश के जो भी बॉर्डर पे, हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक लोग रह रहे हैं, वो बॉर्डर पे जितने भी सैनिक लोग रह रहे हैं, या फिर बॉर्डर के साइड में जो भी गांव होगा, या जब वहाँ पे जो भी लोग होंगे, वो कैसे होंगे, तो थोड़ा टेंशन में होंगे। बॉर्डर पे जो भी होंगे वो टेंशन में होंगे। क्यों टेंशन में होंगे, दूसरे देश से कुछ लड़ाई झगड़ा की वजह से टेंशन में होंगे। ये समझने के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो टेंशन में, यानी कि टेंशन में कौन है, हम लोग तो नहीं है, जो मान लीजिए देश के अंदर में रह रहे, बॉर्डर पे नहीं है, वो लोग टेंशन में नहीं है। लेकिन जो बॉर्डर पे है वो बिल्कुल भी किसमें है, टेंशन में है। ठीक है, तो वैसे ही सरफेस कहाँ पे होगा, सरफेस टेंशन सरफेस पे होगा, अंदर में नहीं होगा। लिक्विड के अंदर में कभी भी सरफेस टेंशन नहीं होगा। उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, सपोज ये आपका, इसमें क्या है, लिक्विड फिल किया हुआ है, एक कंटेनर आपका, इसमें क्या है, आपका लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, हो सकता है वाटर होगा या कोई भी लिक्विड होगा। ये लिक्विड का जो ऊपर बना है, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस का नोटेशन होता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस है, अब देखिए ध्यान से, फ्री सरफेस में इसमें क्या है, एक मान लीजिए, एक कंसीडर किए हैं, एक मान लीजिए इतना लिक्विड को कंसीडर किए। ये लिक्विड किस टाइप से है, तो ये लिक्विड में आप देखिएगा तो इधर भी फोर्स लग रहा होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स, यानी कि सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सभी डायरेक्शन में इधर वाला जो फोर्स है, यानी कि राइट साइड का फोर्स लेफ्ट को कैंसिल कर रहा है, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। ये जो यहाँ पे जो भी बॉडी होगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किए थे, सपोज ये पॉइंट सी है, तो सी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन थोड़ा समझिए, सपोज कीजिए कि ये आपका हेमीस्फेरिकल, इतना ही लिक्विड को कंसीडर किए। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, तो सरफेस पे एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ए, इधर में क्या है, इधर में ऑब्वियस है गैस है, मतलब एटमॉस्फेरिक गैस है, एयर है आपका, एज ए गैस क्या है यहाँ पे, इधर फ्री सरफेस के ऊपर एयर है, यानी कि गैस ही तो है। तो गैस और लिक्विड उसी के बीच में होता है सरफेस टेंशन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, इसको देख पा रहे हैं, तो ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी टोटल यदि नेट इफेक्ट का बात करें, तो नेट इफेक्ट किधर है, तो नेट इफेक्ट जो आपका है यहाँ पे, नेट इफेक्ट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेट इफेक्ट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब एटम मॉलिक्यूल्स का नेट इफेक्ट जो होगा उस सरफेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे होंगे, स्ट्रेच्ड में होंगे, मतलब खिंचाव में होगा। और जैसे समझते हैं, ये बिल्कुल भी हेमीस्फेरिकल टाइप का सपोज इस तरीके का है। इस कंडीशन में भी यदि कोई यहाँ पे होगा, मान लीजिए सपोज बी बॉडी, बी एक पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो देखिए बी पॉइंट पे हो क्या है, बी पॉइंट पे जो है आपका लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, लेकिन अप और डाउन एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अप और डाउन कैंसल आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, अनइक्वल है। जब दोनों का वैल्यू अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे यदि भी नेट इफेक्ट का बात किया जाएगा, ये जो है एट बी पॉइंट के पास बात करेंगे तो अनबैलेंसिंग है यहाँ पे, है ना, अनबैलेंस्ड टाइप का है।
अनबैलेंस्ड क्यों बोल रहे हैं? अनबैलेंस्ड इसलिए, इसमें भी अनबैलेंस ही है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल नहीं है, अनबैलेंस्ड है आपका। लेकिन यहाँ पे भी नेट इफेक्ट जो होगा वो नेट इफेक्ट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो नेट इफेक्ट होगा इस केस में इतना कंसीडर करेंगे फ्लूइड, तो नेट इफेक्ट का वैल्यू यदि कोई पूछे कि इस केस में कितना होगा नेट इफेक्ट, जिसको रिजल्टेंट भी बोला जाता है, तो नेट इफेक्ट का जो वैल्यू होगा यानी एफ रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो कुछ और नहीं होगा डियर स्टूडेंट, जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर। यानी यहाँ से ये कंफर्म हुए कि लिक्विड की यदि अंदर हम जाकर के देखें तो बिल्कुल भी वो लिक्विड का सरफेस नहीं है, या फिर यहाँ पे जो भी है आपका वाटर होगा इसमें, तो वाटर से वाटर का इंटरफेस बन रहा है। और हम आपको बताए हैं कि वाटर से वाटर के बीच में जो इंटरफेस बनेगा वहाँ पे कभी भी सरफेस टेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन के लिए यदि लिक्विड होगा तो दोनों लिक्विड का नेचर अलग होना चाहिए, कहने का मतलब इमिसिबल होना चाहिए। तो या फिर यदि लिक्विड नहीं है तो लिक्विड और एक दूसरा क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। ये बात को अच्छे से याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बढ़िए तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज ए टेंसाइल फोर्स, सिंपल बात, इट इज ए टेंसाइल फोर्स। इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट स्ट्रेच्ड लेंथ, पर यूनिट स्ट्रेच्ड लेंथ। तो सरफेस टेंशन को यदि हम लिखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे कि सरफेस टेंशन जो होगा जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो होगा वो फोर्स होगा आपका। फोर्स कैसा वाला फोर्स होगा? तो टेंसाइल फोर्स होगा डियर स्टूडेंट, और टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय लेंथ होगा। एल क्या है आपका? लेंथ है, यानी कि स्ट्रेच्ड लेंथ है। जो भी लेंथ होगा, जैसे ये आपका मान लीजिए कंसीडर किए थे, तो ये जो एल, इसी को एल बोलेंगे, ये एल है, लेंथ है, ठीक है ना, ये एल हो गया, ये डिस्टेंस एल तो लेंथ। अब यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट का यदि बात करेंगे तो एसआई यूनिट का जो वैल्यू होगा वो एसआई यूनिट का वैल्यू यहाँ पे देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है और लेंथ का मीटर होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर जो होगा वो सरफेस टेंशन का क्या होगा? यूनिट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और भी चीजें इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका सरफेस टेंशन है वो तो सरफेस और टेम्परेचर पे क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बताता है। अब हम इसी टॉपिक में कुछ पॉइंट लेंगे, जैसे कि सरफेस टेंशन हम निकालेंगे कैसे में? एक आपका सॉलिड बबल में, सॉलिड लाइक बबल में, ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो स्फीयर टाइप का होगा सॉलिड लाइक बबल में। तो पहला यहाँ पे टॉपिक हेडिंग बना लीजिए आप। यदि हेडिंग बनाएंगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इन सॉलिड लाइक बबल, सॉलिड लाइक बबल है। बबल कैसा है? सॉलिड लाइक बबल है। एक बात और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, और उस चीज को आप याद रखिएगा इससे पहले कि सरफेस जो टेंशन है, सरफेस टेंशन जो है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करता है आपका किस पे? कोहेसिव बिहेवियर पे, यानी कि कोहेशन, कोहेशन पे, ठीक है ना। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? आपका कोहेशन पे। अब बात आ गया कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, अधेशन या अधेसिव फोर्स क्या होता है? दोनों समझना बहुत जरूरी है। अधेसिव या अधेशन का मतलब होता है, अधेसिव फोर्स का मतलब, अधेसिव का मतलब भी आप समझते होंगे, चिपकना। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक आपका जो मान लीजिए बबल है, एक आपका कंप्लीट एक ड्रॉप है या फिर बबल है, तो बबल जो है आपका, वो बबल का फॉर्मेशन किसके वजह से हुआ, किसके वजह से पॉसिबल हुआ? तो बबल का जो फॉर्मेशन हमेशा पॉसिबल होता है ड्यू टू दी कोहेशन, ड्यू टू दी कोहेसिवनेस, है ना। कोहेशन की वजह से क्या होता है? बबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यदि एडिशन को समझे कैसे? जैसे आप कभी देखे होंगे कि एक मान लीजिए
एक बबल जैसा जो होगा, हेमी स्फेरिकल बबल जो होगा वो कैसे सीलिंग में आपका चिपका हुआ रहता है। इस तरीके से ना ये सीलिंग हो गया आपका, सीलिंग में ऐसा हेमी स्फेरिकल बबल ऐसा चिपका हुआ रहता है। थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिर जाता है नीचे। तो जो यहाँ पे चिपका हुआ है तो इसमें क्या है आपका, ये भी यहाँ भी कह सकते हैं, ये जो चिपका हुआ है उस जगह पे क्या होगा, किसकी वजह से वो उसमें स्टिक किए हुए हैं, तो अधेसिव बिहेवियर की वजह से अधेसन होगा। मतलब दो चीज़ें, यानी कि कोई आप ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई सरफेस वेट हो जा रहा है, तो वेट हो जा रहा है, क्यों वेट हो रहा है, इसलिए वेट हो रहा है वहाँ पे अधेसिव बिहेवियर कोहेसिव से क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे हम ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप गिराए, ये सरफेस भीग गया, तो क्यों भीग गया, क्योंकि यहाँ पे जो बिहेवियर दिखा रहा है वाटर आपका इस पे पोर करने के बाद वो अधेसिवनेस ज़्यादा है कोहेसिवनेस से। लेकिन आप ऐसा सोचिए वो ड्रॉप में हो, बिल्कुल उड़े या नीचे गिर गया, लेकिन ये सरफेस भीगा ही नहीं, तो कैसे होगा, एक स्फेयर शेप में होगा, और स्फेयर बिल्कुल रोल करते हुए नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा। तो स्फेयर होगा ना, तो स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बबल का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू दी सरफेस टेंशन, ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो डिपेंड करता है वो किसका, कोहेशन पे, कोहेसिव बिहेवियर यानी कि कोहेसिव नेचर पे, कोहेशन पे डिपेंड करता है, अधेसन पे नहीं। तो सरफेस टेंशन इन सॉलिड लाइक बबल, तो सॉलिड लाइक बबल मतलब क्या होगा कि जो बबल है ना उसके अंदर में जो होगा, यदि अंदर में आप उसको फोड़े तो उस बबल के अंदर वाटर का होगा, तो उसके अंदर भी वाटर ही है, अंदर में ऐसा नहीं कि एयर भरा हुआ है। ये सॉलिड लाइक का मतलब यही हुआ डियर स्टूडेंट। अब समझिए थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन को, मान लीजिए एक बबल बनाए हैं, ये बबल इस टाइप से बना दिए, कैसा बबल है, तो सॉलिड लाइक बबल। जब ये सॉलिड लाइक बबल होगा तो इस बबल का जो सरफेस होगा वो सरफेस किस में होगा, कंप्लीट सरफेस जो होगा, इट्स कंप्लीट सरफेस इज इन सरफेस टेंशन, इट्स कंप्लीट सरफेस इज इन सरफेस टेंशन, इट्स कंप्लीट सरफेस इज इन टेंशन, ऐसे बोलिए, इट्स ए कंप्लीट सरफेस इज इन टेंशन। और जब टेंशन में है यानी कि सरफेस टेंशन है। अब मान लीजिए इस बबल को ना दो टुकड़े में काट दिए, इस बबल को ना कट किए, समझिए यहाँ से क्या कर दिए, इस बबल को कट कर दिए, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब कट करेंगे तो कट करने के बाद ये बबल कैसा दिखेगा, तो बबल को आप देखिएगा तो कट करने के बाद कुछ इस शेप का हो जाएगा, ये इस शेप का हो जाएगा। जब ये शेप आपका होगा तो इस शेप में आप देखिए ये जो बबल का शेप होगा इस पे क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन होगा। ये एक सरफेस हो गया ना, एक ये यहाँ पे कटने के बाद चूंकि सॉलिड लाइक है तो एक सरफेस होगा, तो इस पे क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। यानी कि इधर अब सरफेस टेंशन का वैल्यू को सिग्मा से दिखा है तो क्या होगा, ये सिग्मा इस टाइप से होगा ना। और ये कट होगा तो कुछ इस तरीके का शेप का दिखेगा, यानी कि सिग्मा, सिग्मा बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ये कैसा कट होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कट होगा। ये जो इसका जो होगा ये क्रॉस सेक्शन, ये सब क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, है ना। इस बात को समझिएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कट होगा। जब कट होगा तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कट होगा तो हर एक पॉइंट पे क्या है, ये सिग्मा का वैल्यू, ये सब सारे क्या है, सिग्मा का वैल्यू बिल्कुल ही। यानी सिग्मा का वैल्यू किस टाइप से है, तो देखिए एक आपका ये नजर आ रहा है, ये बबल का ऐसा, ये क्या है आपका पूरा सिग्मा है। ये सारा वैल्यू किसका है डियर स्टूडेंट, ये सिग्मा का है। ये बबल पीछे की तरफ तक इसको जब टुकड़ा किया, यानी ये सारा वैल्यू जो है आपका सिग्मा का है, जो कि सिग्मा क्या होगा, सरफेस टेंशन उस सरफेस पे होगा। एक सरफेस यहाँ पे बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है, यदि इसको कट किए तो इसके ऊपर एक सरफेस बन रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए हेमिस्फेरिकल सरफेस, और वही से क्या है आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि सरफेस टेंशन का यदि वैल्यू यहाँ से हम सरफेस टेंशन का वैल्यू यदि निकालना चाहें, चलिए इधर इसको डिश कर देते हैं। यदि हम यहाँ से आपका क्या, मान लीजिए हम आपसे ये पूछे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, या फिर यहाँ पे ये समझते हैं नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन सरकमफेरेंस, कहाँ पे, ऑन सरकमफेरेंस, तो बराबर कितना होगा। अब देखिए चीजों को समझिए, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है स्टूडेंट,
फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फोर्स F होगा और लेंथ का जो वैल्यू होगा ऑन सरकमफेरेंस का बात की है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, तो यदि सरकमफेरेंस कैसे लिखेंगे तो 2 पाई r लिख सकते हैं, या d के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पाई इंटू d लिखेंगे, जो कि d जो है वो d इज नथिंग बट d इज द डायमीटर, है ना, d इज द डायमीटर ऑफ ये बबल का क्या होगा डायमीटर होगा, d जो होगा वो डाया ऑफ बबल होगा, ये बबल का क्या होगा डाया, तो डायमीटर होगा या r होगा रेडियस होगा आपका। तो यहाँ से देखिए तो आप फोर्स का जो वैल्यू है बिल्कुल भी वो फोर्स का वैल्यू कितना कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स निकालना है तो सिग्मा 2 पाई r लिखेंगे, या फिर इसी को लिख सकते हैं सिग्मा पाई इंटू डी लिखेंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये तो हो गया नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन सरकमफेरेंस ऑफ बबल, ये हुआ। अब देखिए इसके ये जब इसको कट कर दिए ना तो इसके बाहर में क्या है आपका, इसके बाहर में क्या है, ऑब्वियस है कि इसके बाहर में आपका एयर होगा, तो एयर का भी एक प्रेशर होगा, इस सरफेस के ऊपर में क्या लगा रहा होगा, एक एयर प्रेशर लगा रहा होगा। कैसे, देखिए इस चीज को समझते हैं। एयर होगा आपका, देखिए इसको इस शेप में समझते हैं, जब एक सरफेस टेंशन है इस डायरेक्शन में, है ना, इस सरफेस पे क्या है सरफेस टेंशन का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा आपका सेकेंड वाला पॉइंट में, देखिए इस पे जो आपका होगा ये इधर में क्या होगा आपका एयर होगा, एयर क्या है गैस है, और ये जो है ये किस चीज का बना हुआ है ये बबल, तो H2O यानी कि वाटर का बना हुआ, वाटर का बबल। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस में क्या लगाएगा, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा इस सरफेस के ऊपर, सॉरी प्रेशर फोर्स यानी कि प्रेशर P प्रेशर, ठीक है। अब P प्रेशर, तो P प्रेशर का तो यहां से यदि हम निकालें, इस केस में यदि बात करें नेट आल्सो नेट प्रेशर फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स है ना, नेट प्रेशर फोर्स ऑन एरिया। देखिए एरिया कौन सा होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसका डायमीटर d है, तो ऑन एरिया क्या होगा, तो पाई बाय 4 d स्क्वायर होगा इस एरिया पे। तो इस एरिया पे प्रेशर फोर्स निकालना है, P फोर्स निकालना है, तो प्रेशर फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा P, और P क्या होगा पाई बाय 4 d स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से समझिए एक आपका फोर्स हुआ इससे बाहर निकलते हुए, और एक प्रेशर फोर्स हुआ इसके अंदर तरफ जाते हुए। यदि ये बबल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये बबल जो है वो बिल्कुल भी फूटे नहीं, मतलब ये बबल जो है जैसा है वैसा ही रहे, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अब बिल्कुल भी भली बात है, इससे परिचित है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो देखिए एट इक्विलिब्रियम यदि लिखेंगे तो एट इक्विलिब्रियम जो होगा इक्वेट करना होगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 करना होगा, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू डियर स्टूडेंट, तो जब इक्वेट करेंगे तो आप देखिए सिग्मा होगा और पाई इंटू डी होगा, डी के टर्म में इज इक्वल टू पी होगा, पाई बाय 4 होगा, डी का स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देखिए तो इस डी से एक कट सकते हैं, पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो इससे आपको फाइंड करें तो आप P का जो वैल्यू है यानी कि प्रेशर का जो वैल्यू है, या फिर चलिए प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर, तो प्रेशर का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, तो प्रेशर का वैल्यू 4 सिग्मा, है ना, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना होगा D होगा, यानी प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D। दिस इज द वेरी 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 ब्यूटीफुल रिजल्ट। ये बहुत ही एक सुंदर सा रिजल्ट निकल कर आया। याद रखिएगा एक सॉलिड लाइक बबल में हमेशा ये कंपटीशन में हर जगह पे पूछा है कि सॉलिड लाइक बबल में जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, तो 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D। हियर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड D इज द डायमीटर ऑफ द सॉलिड लाइक बबल, है ना।
तो अब इससे आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये। मान लीजिए डायमीटर का वैल्यू को आप कम कर देते हैं, डायमीटर का वैल्यू को कम करते हैं, यानी कि जो बबल है वो बबल छोटा हो गया, तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि आप डायमीटर का वैल्यू को बढ़ा देंगे तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है यही वजह है कि छोटा वाला डायमीटर कम हो गया, यानी स्मॉल बबल्स है ना, स्मॉल बबल्स जो है वो इजीली ब्रस्ट नहीं होता है, इजीली फूटता नहीं है, इजीली बिल्कुल भी नहीं फूटता है स्मॉल बबल, क्योंकि स्मॉल बबल के केस में जब डायमीटर को घटाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, जो कि बाहर से लगता है ना, वो प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा लगेगा जब स्मॉल बबल में, मतलब वो आपका फूटेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यदि बात करें सॉफ्ट बबल्स का बात करें, तो देखिए सॉलिड लाइक बबल और सॉफ्ट बबल में अंतर हो जाएगा। सॉलिड बबल में क्या होगा, तो सॉलिड बबल जो था उसका वो पूरा सॉलिड था, मतलब लिक्विड का था पूरा बना हुआ, अंदर में भी कोई गैस नहीं था, यानी गैस कहाँ पे था, तो उसके बाहर में था। तो एक ही इंटरफेस बना, तो एक ही इंटरफेस बना तो एक ही सरफेस टेंशन का वैल्यू आया। लेकिन सॉफ्ट बबल के केस में जो होगा, अभी देखेंगे सॉफ्ट बबल के सॉलिड लाइक बबल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये क्या है, सरफेस टेंशन सॉफ्ट बबल में है, जो कि क्या है, हॉलो स्फेरिकल बबल। तो हॉलो स्फेरिकल बबल इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए इसको। देखिए ये मान लीजिए बबल है, तो इसके अंदर में भी आपका एयर होगा और इसके बाहर में भी एयर होगा, यानी कि गैस दो जगह पे है, तो इसका कांटेक्ट कितना होगा, सरफेस, दो सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो जब दो सरफेस के कांटेक्ट में होगा तो डायरेक्टली यदि बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या आएगा आपका, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में सिग्मा, दो सरफेस कांटेक्ट है, यानी कि टू आपका क्या होगा, 2 सिग्मा होगा। 2 सिग्मा क्यों हुआ, तो 2 सिग्मा क्योंकि 2 सरफेस टेंशन है, और आपका क्या होगा, पाई इंटू डी तो होगा ही कॉमन, और फिर उसके बाद पी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से पी का वैल्यू यदि यहाँ से फाइंड करेंगे तो पी का वैल्यू होगा 8 सिग्मा अपॉन डी। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, यानी कि सॉलिड लाइक बबल में 4 सिग्मा बाई डी, और ये क्या कहते हैं सॉफ्ट बबल में कितना, 8 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी, तो 8 सिग्मा बाई डी हुआ। चलिए यहाँ तक हमारा जो हुआ वो सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है वो सरफेस टेंशन कवर हो गया है। इसको आप, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हेडिंग बनाइए वेपर प्रेशर, इसको नोट डाउन कीजिए आप। वेपर प्रेशर, हेडिंग क्या है आपका, वेपर प्रेशर। क्योंकि हम आपको बताया था कि इस लेक्चर में जो हम कवर अप करने वाले हैं वो क्या क्या कवर करने वाले हैं, आपका सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कैपिलरी, ठीक है ना, कैपिलरिटी, ये कैपिलरी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर। देखिए लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, समझते हैं इसको अच्छे से कि वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर इसको समझते हैं, क्या होगा, सपोज कीजिए कि एक आपका क्लोज्ड कंटेनर है, इसको समझना है, एक आपका क्लोज्ड कंटेनर है, ये आपका जो कंटेनर है ना, ये क्लोज्ड वेसल है आपका, कैसा वेसल है, क्लोज्ड वेसल लिए या कंटेनर लिए, और इसमें जो है वो फिल क्या कर दिए हैं, तो फिल इसमें कर दिए हैं आपका वाटर, लिक्विड आने के फिल कर दिए वाटर इसमें, एज ए लिक्विड जो इसमें फिल किया हुआ है, ये वाटर फिल किया हुआ है, इसके अंदर में वाटर फिल कर दिया, और वाटर फिल करने के बाद जो लास्ट में किए हैं एक बर्नर के थ्रू, यहाँ पे एक बर्नर लगाए, बर्नर ये क्या है आपका, ये फ्लेम है ना, बर्नर से गैस जला दिया, यानी कि बर्नर लगा करके इसको बिल्कुल भी क्या किए हैं, ये फ्लेम देना स्टार्ट किए। जो फ्लेम देना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये इसका कौन सा सरफेस हुआ, फ्री सरफेस हुआ। फ्री सरफेस का नोटेशन फ्लूइड में ऐसा होता है। तो फ्री सरफेस से क्या होगा कि यहाँ से स्केप होगा, एटम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एटम मॉलिक्यूल्स वेपर में बंद करके, और यहाँ से इस सरफेस से क्या होंगे, स्कैप करेंगे, इस सरफेस से स्कैप करेंगे, और बिल्कुल भी ऊपर जाने के बाद आखिर ये कंटेनर बिल्कुल भी क्लोज है तो ये बाहर तो नहीं निकल पाएगा, इस तरह से एक्युमुलेट हो जाएगा। जो एक्युमुलेट हुआ है ये सारा क्या है, तो आप बोलिएगा ये कुछ और नहीं है, ये वाटर का वेपर है, ये वाटर का वेपर है डियर स्टूडेंट। वाटर का वेपर जो है ये क्या हो रहा है,
एट अपवर्ड पोर्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड पोर्शन ये क्या होते जा रहा है, तो अपवर्ड पोर्शन पे जो है एक्यूमुलेट होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, मतलब कि एक जगह पे बिल्कुल भी संग्रह होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। जब ये एक्यूमुलेट होगा ऊपर में, अब देखिए इसको समझते हैं तो हो क्या रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। आप इतना बात समझते हैं कि लिक्विड से, यदि लिक्विड आपका, लिक्विड से क्या बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, तो लिक्विड से गैस बनने को ही क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस का बनना वेपोराइजेशन। यहाँ पे वैसे ही फेनोमेना हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर एंड वेपर इज एक्यूमुलेटेड एट द टॉप पोर्शन ऑफ द कंटेनर या क्लोज्ड वेसल। तो टॉप पोर्शन पे इसको एक्यूमुलेट संग्रह होते जा रहा है, क्योंकि ये क्लोज है। तो क्या होगा कि जो वेपर है, वाटर का जो वेपर है, वो रिवर्स डायरेक्शन में जो आपका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस जो वाटर का है, उस फ्री सरफेस के ऊपर क्या लगाएगा, तो फ्री सरफेस के ऊपर जो है वो एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। फ्री सरफेस के ऊपर जो है एक फोर्स लगाएगा, बिल्कुल भी देखिए फ्री सरफेस के ऊपर, ये फ्री जो सरफेस है, इस फ्री सरफेस के ऊपर जो है ब्लू कलर से दिखाए, ये फ्री सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, सॉरी प्रेशर फोर्स लगाएगा फ्री सरफेस के ऊपर। ये प्रेशर फोर्स किसकी वजह से है, दिस प्रेशर फोर्स इज ओनली ड्यू टू दी वाटर वेपर विच इज एक्यूमुलेटेड एट द टॉप पोर्शन ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये फ्री सरफेस के ऊपर जो प्रेशर फोर्स लगा रहा है, सॉरी जो प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, लिक्विड कन्वर्टेड, लिक्विड इजीली कन्वर्टेड या लिक्विड कन्वर्टेड इनटू दी गैस। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो वहाँ पे प्रेशर बनता है उसके सरफेस के ऊपर, वो कैसा प्रेशर होता है, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, जो भी चीज़ें हम बोले हैं। तो इसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक कैपिलरी राइज या कैपिलरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे कैपिलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कैपिलरिटी। इसको हम समझते हैं कैसा क्या हो रहा है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। जब भी एक आप किसी भी ट्यूब को क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये आपका वाटर है, सपोज ये आपका वाटर है, ये आपका H2O है, वाटर अभी समझते हैं। और वाटर के अंदर में एक ट्यूब को आप क्या किए हैं, हेल्ड किए हैं वर्टिकली एक ट्यूब को इस तरीके से इसके अंदर में हेल्ड किए। तो क्या होगा, जब आप ट्यूब को ऐसे हेल्ड कीजिएगा तो ये यहाँ इस ट्यूब से क्या होगा कि लिक्विड राइज करना स्टार्ट करेगा, लिक्विड राइज करना स्टार्ट करेगा, लिक्विड राइज करना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से लिक्विड राइज करना स्टार्ट करेगा। तो लिक्विड जो राइज करना स्टार्ट, यदि लिक्विड जो है वो ट्यूब से ओरिजिनल लेवल जो इसका फ्री सरफेस है उससे राइज कर जाए ट्यूब में, तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। और यदि फॉल कर जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी फॉल बोलेंगे। यदि इस तरीके का कुछ हो जाए, सपोज समझिए कि इसी में जो ट्यूब है, एक अलग सा लेते हैं, इसमें ट्यूब को इसने क्या किया, हेल्ड किया वर्टिकली। अब क्या हो रहा है, तो इस टाइप से आपका हो गया। देखिए इधर आपका ये फ्री सरफेस था, ये फ्री सरफेस था, तो फ्री सरफेस से ये क्या किया, फॉल। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कैपिलरी राइज कहलाएगा, ये कहलाएगा कैपिलरी राइज, है ना, कैपिलरी राइज होगा। क्योंकि अपना उसका जो जनरल लेवल था, जनरल लेवल लिक्विड का था कंटेनर में, उस ट्यूब में जो लिक्विड है वो क्या कर गया है, जनरल लेवल से राइज कर गया है। तो इस फेनोमेना को बोलेंगे कैपिलरी राइज। और जो जनरल लेवल था, जिसको फ्री सरफेस बोल रहे हैं, कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है उससे क्या कर गया है, ये फॉल कर गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपिलरी, इस एक्शन को बोलेंगे कैपिलरी फॉल, या फिर इसी को बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन भी बोलते हैं, कभी कभार इसी को बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि कैपिलरी राइज जो है वो हमेशा वाटर में यदि आप ट्यूब को आप वर्टिकली उसके अंदर इनसाइड आप यदि आप उसमें क्या करिएगा, इनसाइड आप हेल्ड कीजिएगा वाटर में, तब कैपिलरी राइज होगा। लेकिन यदि आपको कैपिलरी फॉल चाहिए, ड्रॉप चाहिए, आपको जो
यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए, वो कैसे, सॉरी वो क्या होना चाहिए, Hg, यानी कि क्या होगा, मरकरी होगा। यानी मरकरी के केस में जो होता है वो मरकरी के केस में होगा कैपिलरी फॉल, और वाटर के केस में जो होगा वो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। कुछ पॉइंट यहाँ से समझते हैं कि कैपिलरी का जो एक्शन है उसको होने के लिए आखिर ट्यूब का क्या डायमीटर होना चाहिए। तो ट्यूब जो होता है आपका, ट्यूब मस्ट बी लेस देन 3 सेंटीमीटर डाया। ट्यूब का जो डायमीटर होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए लेस देन 3 सेंटीमीटर। और भी जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू दी, ये बात को समझिएगा, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू दी adhesion and cohesion, adhesion and cohesion, ये दोनों adhesion, जैसे कि आप देखे थे कि सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू दी कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन होगा वो एडहेसिव फोर्स यानी एडहेशन बिहेवियर और कोहेशन बिहेवियर के वजह से होगा। यानी कि दोनों बिहेवियर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के लिए। अब आगे इसमें हम नेक्स्ट कुछ आगे पढ़ते हैं और चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कैपिलरी राइज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कैपिलरी फॉल को पढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाइए कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। देखिए कैपिलरी राइज जो है, कैपिलरी राइज पहले एक डायग्राम समझते हैं। कैपिलरी राइज अभी आपको बताए थे डियर स्टूडेंट कि कैपिलरी राइज होने के लिए, कैपिलरी राइज होने के लिए जो लिक्विड होना चाहिए, जिस लिक्विड में हम जो ट्यूब को उसके इनसाइड जो है इमर्ज कराएंगे, तो जो लिक्विड होगा वो, सॉरी लिक्विड कैसा होगा, तो लिक्विड ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। इसमें क्या होगा, फिल किया हुआ, इसमें आपका वाटर ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कर दिए हैं, देखिए तो एक आपका ट्यूब, अब आपका ट्यूब का डायमेंशन भी मालूम है कि ट्यूब का डायमीटर कितना है, तो ट्यूब का जो डायमीटर होना चाहिए मस्ट लेस देन 3 सेंटीमीटर। यदि 3 सेंटीमीटर से लेस नहीं होगा तो कैपिलरी राइज नहीं हो पाएगा, फॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो लिक्विड है यानी कि वाटर है, ये क्या करता है, गेट्स स्टार्टेड राइज। जब ये राइज करेगा तो यहाँ पे एक मेनिस्कस बनाता है। देखिए मेनिस्कस का मतलब होता है जो ये शेप बना रहा है, इस तरीके का शेप बनाता है, इसी को बोलते हैं मेनिस्कस। इस शेप को क्या बोलते हैं, मेनिस्कस, ठीक है। यदि मेनिस्कस का बात करें तो मेनिस्कस यहाँ पे कैसे है कैपिलरी राइज के टाइम में, तो अपवर्ड में मेनिस्कस जो है, अपवर्ड में आपका कैसा है, कॉनकैव है। अपवर्ड में कैसा है, अपवर्ड में आपका कॉनकैव मेनिस्कस है। और डाउनवर्ड का बात करें तो डाउनवर्ड में कैसा है, तो डाउनवर्ड में आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में हम चलेंगे। देखिए क्या होता है, एक थीटा होता है, एक थीटा यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसको बोलेंगे कांटेक्ट एंगल। थीटा को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट एंगल, जो कि क्या होता है, इन बिटवीन tangent drawn through the free surface to the tube material, क्योंकि किसका रहता है ये ट्यूब, ग्लास का ही रहता है। तो उसके बीच में यानी कि क्या बोला, एक फ्री सरफेस हो गया, जो कि फ्री सरफेस कैसा, मेनिस्कस जैसा। तो इसमें क्या है कि एक टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे आप, देखिए टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके का अपीयर होगा। अब टेंजेंट और क्या किसके बीच में, फ्री सरफेस टू दी ट्यूब मटेरियल, तो ट्यूब के मटेरियल के बीच में। तो ये जो एंगल बनता है, जो कि हमको पॉजिटिव एंगल लेना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोला गया है, इसी को थीटा बोला गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थीटा का जो वैल्यू है, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे दोनों साइड।
अब जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू कैसा है, तो थीटा का वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। और साथ ही साथ ध्यान से देखिए, तो जो एक सरफेस पे, फ्री सरफेस पे जो मिनिस्कस जैसा शेप का है वो क्या है, उस पर आपका फ्री सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, फ्री सरफेस पे क्या होता है, हमेशा आपका सिग्मा होता है, यानी कि सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे सिग्मा होगा, सरफेस टेंशन होगा इस फ्री सरफेस पे। इसको अब आगे समझते हैं। देखिए ये जो फ्री सरफेस पे, इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करते हैं और इसको समझाते हैं। ये फ्री सरफेस पे क्या हो रहा है, देखिए कैपिलरी राइज के टाइम में क्या हुआ, थीटा का जो वैल्यू हुआ, थीटा का वैल्यू कितना था, लेस देन 90 डिग्री। तो याद रखिएगा ये कब, कैपिलरी राइज के टाइम में। कैपिलरी राइज के टाइम में को पूछे कांटेक्ट एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो लेस देन 90 डिग्री होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको यदि इस डायग्राम को समझें तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में। ये आपका क्या है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये सिग्मा है, ये भी वैल्यू किसका है, तो ये भी वैल्यू आपका क्या है, सिग्मा है। ये पॉइंट से यदि किए हैं तो इसका यदि वर्टिकल, और ये एंगल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ भी एंगल थीटा है और यहाँ भी एंगल कितना है, थीटा है। यदि इसका हम वर्टिकली अपवर्ड में कंपोनेंट का बात करें, कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट, देखिए कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट। तो वर्टिकली अपवर्ड जो कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो अब देखिए क्या होता है, कैसे कंपोनेंट, तो थीटा के साथ कॉस आता है, तो कितना होगा, सिग्मा कॉस थीटा, कितना होगा, सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है ना, सिग्मा कॉस थीटा। इसको आप बिल्कुल भी यहां से चीजों को नोट कीजिए आप। ठीक है, सिग्मा कॉस थीटा, वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट कितना, सिग्मा कॉस थीटा। अब ये जो सिग्मा कॉस थीटा है, ये सिग्मा कॉस थीटा ही आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सिग्मा कॉस थीटा, किसी एक को ही लेंगे तो सिग्मा कॉस थीटा ही है। यहाँ पे एक फ्लूइड का सपोज कीजिए एक टुकड़ा था, यानी कि लिक्विड का, लिक्विड है यहाँ पे, तो लिक्विड को आखिरकार ऊपर राइज करके रखा है। देखिए इसको मान लिए हैं एच जो है आपका, एच वो फ्री सरफेस से, एच क्या है आपका, हाइट है ना, हाइट, हाइट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से क्या है, एच आपका हाइट, यानी कि कैपिलरी राइज का वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यू, इसको थोड़ा, जो भी आपका है लिक्विड यहाँ पे यदि होगा तो सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, इसका लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का कुछ वेट भी होगा, तो इसी वेट को, इसके वेट को बैलेंस करके रखा है, तो वेट नीचे में क्या होगा आपका, वेट होगा, वेट ऑफ लिक्विड। तो कितना आखिर वेट को ऊपर उठा करके रखा, देखिए कितना वेट को, तो एच हाइट का वेट जो है यहाँ पे, एच हाइट का वेट को, और इसको अच्छे से समझाएं तो एच हाइट का क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छे से, इसके अंदर में क्या है आपका लिक्विड है, और ये हाइट कितना है यहाँ से यहाँ, तो एच है। तो एच हाइट के लिक्विड को, उसको आप खींच करके रखा है सिग्मा कॉस थीटा से कंपोनेंट। तो इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो नीचे में भी इस लिक्विड का क्या लग रहा होगा, तो ये जो एच हाइट में जो भी लिक्विड है आपका ट्यूब के अंदर में, वो ट्यूब के अंदर में इधर क्या होगा, उसका वेट होगा, उसका वेट होगा। तो वेट का वैल्यू कितना होगा, वेट का वैल्यू, तो वेट का वैल्यू यदि हम निकालें तो वेट का वैल्यू कितना होगा, मास इंटू जी होगा, जहां पे मास जो होगा इसका होगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करें, एट इक्विलिब्रियम, देखिए कैसे करेंगे, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम में जो हो रहा है वो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो वेट ऑफ द फ्लूइड के क्या है, बराबर है। सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स का जो वैल्यू है वो वेट के बराबर होगा, तभी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरफेस इक्विलिब्रियम में सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, जो होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, वेट ऑफ लिक्विड रेज इन ट्यूब,
ट्यूब के अंदर में जो रेज किया हुआ है लिक्विड, तो सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू इसके बराबर हो चुकी। फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होगा, वेट का भी क्या होगा, न्यूटन होगा, दोनों सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको यदि वेट करेंगे, इसका वैल्यू को लिखेंगे न्यूमेरिकल, तो कितना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स जो कि किधर वाला होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा कॉस थीटा। सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा कॉस थीटा इंटू देखिए ये सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। कैसे, देखिए अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, यहीं पे इसी तरह ये यदि आपका होगा तो इसमें क्या होगा, कितना लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा, ये कितना वैल्यू है, सिग्मा कॉस थीटा का वैल्यू है पूरा, देखिए इस टाइप से होगा, मान लीजिए पॉइंट पे सिग्मा कॉस थीटा, और जो ये सिग्मा कॉस थीटा है, सिग्मा कॉस थीटा, जो सिग्मा कॉस थीटा का वैल्यू है, ये इटसेल्फ इतना जो वैल्यू है, ये सिर्फ सरफेस टेंशन का वैल्यू है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में VUD, सरफेस टेंशन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा कॉस थीटा है। तो ये सरफेस टेंशन में जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो क्या निकल जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स निकल जाएगा। अब सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, इज इक्वल टू वेट, तो वेट में क्या होगा, m इंटू जी होगा, जिसको यदि हम m को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो मास का वैल्यू कैसे रिप्लेस होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, और यदि वॉल्यूम का वैल्यू भी लिखेंगे, आखिरकार इस ट्यूब में, जो ये ट्यूब है h हाइट तक, इस ट्यूब में कितना वॉल्यूम होगा, लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा जो ऊपर में राइज किया है, ट्यूब में राइज किया है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का वैल्यू आप निकालेंगे, एक सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या होगा, जी होगा। यहाँ से आप देखिए क्लियरली, तो क्या हो रहा है, यहां से आप इस इक्वेशन को आगे फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया आपका रो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू जो है आप पुट कर दें कैपिटल आर, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल, चूंकि यहाँ पे कैपिटल आर यूज किया है, इनटू जी। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए पाई आपका पाई से कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर से कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ नहीं। तो यहाँ से यदि हम सिग्मा का वैल्यू निकालें, तो सिग्मा का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, देखिए सॉरी सिग्मा नहीं, एच का वैल्यू निकाले, एच को ही क्या बोलेंगे कि आखिर कितना राइज किया था, कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज का जो वैल्यू निकल करके आएगा डियर स्टूडेंट, वो कैपिलरी राइज का वैल्यू कितना आएगा, तो एच इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, है ना, रो जी आर, कितना होगा, रो जी आर। इसी को और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आर को मान लीजिए डी के टर्म में लिखें तो डी बाई 2 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी बाई 2, या कैपिटल डी यूज करें तो डी बाई 2 होगा, डी बाई 2 होगा। तो जो d बाई 2, अब यहाँ का जो d है आपका, ये याद रखिएगा, ये जो d है ये डायमीटर ट्यूब का है, ये डायमीटर ट्यूब का है आपका, ठीक है। तो ये जो d का वैल्यू होगा, तो यहाँ से d बाई 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ये जो है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि h का वैल्यू जो है वो 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी है, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी है, ठीक है। चलिए आगे आप इस चीज़ को समझ ही लिए हैं। अगला आप पढ़ते हैं कैपिलरी फॉल के बारे में।
कि कैपिलरी फॉल क्या होता है। अभी तक कैपिलरी राइज में देखें थीटा का वैल्यू जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो लेस देन कितना होगा, 90 डिग्री होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है आपका कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल इसको समझते हैं। अब इतना है कि कैपिलरी फॉल का जो एक्शन होता है ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या होगा, किसी ने आपको डीप करना होगा ट्यूब को तो डीप करना होगा जिसका डायमीटर होगा लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो ट्यूब को जो डीप करेंगे आप, तो जो लिक्विड होगा वो लिक्विड क्या होगा, Hg होगा, मतलब मरकरी में ड्रॉप करना होगा। जब तक मरकरी में आप ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा ही नहीं। देखिए ये आपका ट्यूब है, ठीक है, और ट्यूब में क्या हुआ है, कैपिलरी फॉल दिखाना है। समझिएगा यहाँ पे ये कैपिलरी फॉल है, कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी फॉल का भी हाइट होगा कैपिलरी राइज की तरह। तो कैपिलरी फॉल का जो हाइट होता है इसको हम यहाँ से क्या से करना है, एज से। ये आपका फ्री सरफेस हो गया। ये आपका क्या है, जो ट्यूब है जिसको आप Hg में क्या किए हैं, डीप किए। और ये ट्यूब का जो डाया है वो डाया कितना है, लेस देन 3 सेंटीमीटर, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी एक क्या बना है आपका, मेनिस्कस बना है। यहाँ पे भी आप एक आपका मेनिस्कस बना है, जो कि मेनिस्कस कैसा है, तो मेनिस्कस में उसका रिवर्स है। अपवर्ड में जो आपका है, अपवर्ड में है, वो अपवर्ड में कैसा है, तो अपवर्ड में आपका यहाँ पे है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, अपवर्ड में कॉन्वेक्स मेनिस्कस, एंड डाउनवर्ड में जो है, यानी डाउनवर्ड में जो है नीचे की तरफ है डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड में कैसा है, कॉनकैव मेनिस्कस है, कॉनकैव मेनिस्कस है, उसका उल्टा है। ये सब चीज़ें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनिस्कस यदि आपको फॉल में पूछ दे तो अपवर्ड में आपको कॉन्वेक्स बोलना होगा। ये चीज़ें, ये सब पॉइंट जो है आपको बिल्कुल भी अच्छे से याद रखना है। अब हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट होगा एज से। तो एज का वैल्यू फ्री सरफेस से नीचे आया है, फ्री सरफेस से ऊपर को लेना है पॉजिटिव, फ्री सरफेस से ऊपर को पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा। और फ्री सरफेस से नीचे जो एच होगा इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे एच होगा। नेगेटिव एच क्यों हुआ अभी देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव एच जब आए तो इसका मतलब होगा आपका कैपिलरी राइज, और नेगेटिव एच का मतलब होगा कैपिलरी फॉल का बात कर रहा है। तो कैपिलरी फॉल हो या कैपिलरी राइज हो, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट एंगल होगा। कॉन्टेक्ट एंगल किसके किसके बीच में, एक टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए एक टैंजेंट मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इस तरीके से टैंजेंट ड्रॉ किए, टैंजेंट ड्रॉ किए। अब जो टैंजेंट ड्रॉ किया गया ना, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो टैंजेंट जो ड्रॉ किया गया ग्लास और इस टैंजेंट के बीच में, देखिए यही लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे भी लेंगे इसी टाइप से, इसी को लेंगे थीटा। ये जो दिखाए हैं ये मेनिस्कस के लिए दिखाए हैं। मेनिस्कस आपका इस शेप का है। मेनिस्कस कैसा है, तो मेनिस्कस को यदि दिखा है, मेनिस्कस कुछ इस तरीके से, इसीलिए बोले अपवर्ड में कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड में बोले हैं कॉनकैव। और मेनिस्कस जो था कैपिलरी फॉल में वो इसका रिवर्स था आपका, मिरर इमेज था। तो यहाँ पे भी देखिए थीटा और थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन क्या है आपका, 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो एच यदि निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट से निकलेगा, तो एच का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। इफ यानी कि एच का जो वैल्यू है दोनों केस में सेम होगा, सिर्फ एच नेगेटिव आएगा, नेगेटिव शो करेगा कैपिलरी फॉल, पॉजिटिव शो करेगा कैपिलरी राइज को। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल है कैपिलरी फॉल में, तो जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्योंकि थीटा 90 से बड़ा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी ये कंप्लीट वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू इज नेगेटिव। तो एच का वैल्यू नेगेटिव का मतलब कैपिलरी फॉल, एच का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब कैपिलरी राइज। कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज दोनों जो होगा, दोनों के लिए जो एच का फॉर्मूला होगा राइज और फॉल बिल्कुल भी सेम होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बाद में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ठीक है, लास्ट में इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो आपको पॉइंट क्या नजर आएगा पहला, तो देखिए पहले हम इधर लिख रहे हैं कैपिलरी, देखिए इसको समझते हैं कैपिलरी राइज के बारे में, और एक साइड में आपको लिख रहे हैं कैपिलरी फॉल के बारे में। कैपिलरी फॉल डियर स्टूडेंट, कैपिलरी राइज में का जो पॉइंट होगा कैपिलरी राइज में, वो कैपिलरी राइज के केस में क्या होगा कि ट्यूब मस्ट बी डिप्ड, है ना, ट्यूब मस्ट बी डिप्ड, ये बात याद रखिएगा, ट्यूब मस्ट बी डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर। ट्यूब को किस में डिप करना है, वाटर में, और इसमें क्या होगा सेम चीज, मस्ट बी डिप्ड इनटू किस में, लेकिन यहाँ पे होगा इनटू जो होगा आपका वो होगा मरकरी में डिप करना है यदि हम कैपिलरी फॉल देखना चाहते हैं। ट्यूब का जो डाया होगा यानी कि डायमीटर जो होगा ट्यूब का, ये दोनों के केस में जो होगा वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें भी यदि बात करें डायमीटर ट्यूब का, इस केस में भी लेस देन 3 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि थीटा का वैल्यू जो कि कॉन्टेक्ट एंगल है लेस देन 90 डिग्री है, और इस केस में जो है वो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इसमें जो होगा, इसमें h का जो वैल्यू आएगा वो h का वैल्यू कैसे होगा, तो पॉजिटिव, और इसमें जो आएगा h का वैल्यू, वो h का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। h का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम ऊपर में थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसी टेबल में लिखना है आपको। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होगा कि एडहेशन का वैल्यू जो होता है, एडहेशन वो ग्रेटर देन होगा कोहेशन से। एडहेशन का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन होता है कोहेशन से। इस केस में जो होता है वो आपका कोहेशन का वैल्यू जो होता है, कोहेशन का वैल्यू वो ग्रेटर देन होता है किससे, एडहेशन से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अब यही कारण है, इस बात को बहुत अच्छे समझिए, एडहेशन का वैल्यू कोहेशन से ज़्यादा होना कि क्या करता है कि ट्यूब का इनसाइड द ट्यूब क्या होगा, वेट होगा, यानी वेट ऑफ द नॉट वेट, और वेट का कंडीशन क्या होगा, यानी किसी यही कंडीशन को बोलते हैं वेट कंडीशन, है ना, इसी को बोलेंगे वेट कंडीशन, इसको बोलेंगे नॉट वेट कंडीशन। यानी जो ट्यूब को होगा वो ट्यूब को कोहेशन का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो एडहेशन से, एडहेशन मतलब चिपकेगा ही नहीं ट्यूब में, तो ट्यूब को वेट नहीं करेगा, तो ट्यूब को अंदर से वेट, तो अंदर से वेट नहीं करेगा, नॉट वेट कंडीशन, और ये होगा आपका वेट कंडीशन। कुछ और भी पॉइंट्स में ये बात याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू जो होता है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट्स में आप ऐसे याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू वो इज इक्वल टू 0 होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थीटा का वैल्यू 0 होगा इन बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर, इन बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर, ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में कितना होता है थीटा का वैल्यू, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू जो होता है वो लगभग 128 डिग्री टू 130 डिग्री होता है। ये होता है इन बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड एच जी मरकरी के बीच में। और जो होता है थीटा का वैल्यू लगभग 26 से 28 डिग्री, ऐसा ही कुछ वैल्यू रेंज में। इन बिटवीन जो होगा वो इन बिटवीन किसके बीच में होगा, तो इन बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड कैरोसिन ऑयल,
एंड केरोसिन ऑयल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज जो आपको 3rd नंबर लेक्चर में आज इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट 4th सेमेस्टर डिप्लोमा का कवर हो गया, अच्छे से कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो भी चीज़ें, जो भी पोर्शन आप नहीं समझ पा रहे होंगे उसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, लाइव लेकर के बिल्कुल भी इसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप कमेंट करके भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्या क्या डिस्कस की हैं। सबसे पहला सरफेस टेंशन के बारे में पढ़े। सरफेस टेंशन का कोई यूनिट पूछे तो आप बताइएगा न्यूटन पर मीटर। और सरफेस टेंशन हमेशा फ्री सरफेस पे होता है। कैसा बिहेव करता है? बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है फ्री सरफेस के, ऑल मॉलिक्यूल्स एट द फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग पढ़े नेक्स्ट आपका उसी में पढ़े सॉलिड बबल में, सॉलिड लाइक बबल में आपका पढ़े किस चीज़ का वैल्यू, सॉलिड लाइक बबल में सिग्मा का वैल्यू सरफेस टेंशन निकाले, आपका सॉफ्ट बबल में निकाले, सॉफ्ट बबल में प्रेशर का वैल्यू सॉफ्ट बबल में, और प्रेशर का वैल्यू जो आपका है सॉलिड लाइक बबल में निकाले। सॉलिड लाइक बबल में 4 सिग्मा बाई डी और इसमें आपका था 8 सिग्मा बाई डी। इस टाइप से एक्सप्रेशन देखे, कैसे एक्सप्रेशन निकला बिल्कुल भी क्लियरली इस चीज़ को समझे। उसके बाद वेपर प्रेशर आपको समझाए। वेपर प्रेशर में आपको समझना है कि वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर को बोलते हैं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर अपॉन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। फ्री सरफेस, लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो वाटर वेपर एक्यूमुलेट है वो जितना प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। और उसके बाद लास्ट जो डिस्कस किए हैं वो कैपिलरिटी डिस्कस किए। कैपिलरिटी इज नथिंग बट कैपिलरिटी इज ए फेनोमेना, है ना, इन विच क्या करते हैं, इन विच ये ट्यूब इज डिप्ड इनटू द वाटर या मरकरी एंड कैपिलरी फॉल या कैपिलरी राइज एक्शन, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल एक्शन इज हैपेंड। ये सब चीज़ें राइज और फॉल के बारे में। फिर राइज हम लोग पढ़े सेपरेटली, फॉल के बारे में पढ़े। जो राइज होता है, राइज के केस में थीटा का वैल्यू, कॉन्टेक्ट एंगल का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री, उसमें ग्रेटर देन। इस तरह सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी ऑनलाइन क्लास ऑफ